हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने भारत निर्माण अभियान की अवधारणा और इनके चरणबद्ध डेवलपमेंट को लेकर के आया हूं। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत निर्भर अभियान जो है ये है क्या और इसकी अवधारणा क्या है और किस चरण में कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। अगर आप आईएएस पीसीएस और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह प्री की एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आए दिन प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं और बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करूँगा और ये भी चर्चा करूँगा कि ये इसका किस फेज में क्या क्या इसमें इन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए एक विकसित देश की अवधारणा पर ये डिपेंड करता है। और कैसे विकसित देश की अवधारणा इसमें शामिल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी अवधारणा को और इसके चरणबद्ध डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करना है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि आत्मनिर्भर भारत जो है यह किस अवधारणा पर काम करता है और कैसे काम करता है। इसके अवधारणा को यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। यानी जब हम ग्लोबलाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा है एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इसकी बदलाव आई है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित से अलग है। भारत, आपको पता है, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत हमेशा से किस पे, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पर काम करते रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पर ये विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसे करके वह दुनिया की प्रगति में योगदान देता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि हम सभी को सम्मान करते हैं, अर्थात हम जब अपनी विकास करते हैं तो हम दूसरे के भी विकास का ध्यान रखते हैं और उसके विकास में योगदान देते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण के बहिष्कार नहीं किया गया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास का। इसमें कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है इसमें वैश्वीकरण के निर्माण का बहिष्कार नहीं है, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी इससे। देखें, आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ की चर्चा यहाँ पे की गई है। पहला है अर्थव्यवस्था, और वो ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। यानी देखा जाए जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जो अर्थव्यवस्था की संकल्पना है उसमें कहा गया है कि ये जो वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है, वृद्धिशील परिवर्तन के जगह पर ये बड़ी उछाल की बात करता है। और सेकंड पॉइंट इसमें है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है, इसकी बात करता है। चौथा है गतिशील जनसंख्या की, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा है मांग, डिमांड, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थात आत्मनिर्भर भारत के ये 5 कंपोनेंट पहचाने गए हैं। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा और संरचना, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है गतिशील जनसंख्या की और पांचवा है मांग। देखिए, आए दिन इससे आईएएस और पीसीएस में जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें प्रश्न बन सकते हैं। और प्रश्न ये बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ पहचाने गए हैं वो कौन कौन हैं। या दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के
5 स्तंभों में कौन नहीं है, ये इसमें से आपको 3 दे देगा और चौथा पांचवा अलग से दे देगा, वो आपको पहचानना होगा। इसलिए अगर आप ये याद रखते हैं तो इजी वे में आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 ये जो स्तंभ है उसमें पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा गतिशील जनसंख्या की, पांचवा है मांग। आइए इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। कहा जा रहा है कि आपदाओं के समय यहाँ समझेंगे, आपदाओं के समय लोक कल्याणकारी राज की भूमिका बढ़ जाती है। लोक कल्याणकारी राज का तात्पर्य है जिसमें जनता का कल्याण हो, जनता के कल्याण की बात कही जा रही है, भूमिका बढ़ जाती है। इस क्रम में सरकारें देश की आम जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। आत्मनिर्भर भारत इसी तरह का एक सकारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य कोविड-19 संकट का सामना कर रहे नागरिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपदा का समय जो है, आपदा के समय में लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। इस क्रम में सरकारें देश की आम जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। आत्मनिर्भर भारत इसी तरह का ही एक सकारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य कोविड-19 संकट का सामना कर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। चलिए इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की जो फेज है उसका तीसरा फेज यानी आत्मनिर्भर भारत 3.0 की बात हम लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि इसे केंद्र सरकार ने 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत का तीसरे चरण की घोषणा की है। कब की है? 12 नवंबर 2020 इम्पोर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखेंगे। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3 की घोषणा की गई है। इसके तहत 12 नए उपायों की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा 2.65 लाख करोड़ इस पैकेज का उद्देश्य है। इसके लिए इस 2.65 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई है और इस पैकेज का उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना। जो कोविड-19 महामारी के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, उस प्रभाव से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे निकलेगी, इसके लिए इस पैकेज की घोषणा हमारे केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आगे ये बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर, देखिए हाँ, आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत नई घोषणा, उसमें ये लोग केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा पहली घोषणा जो है यह है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना द्वारा नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। विदित हो कि EPFO पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। ठीक है, 2020 से मानी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत EPFO पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसायों मुद्रा योजना उधारकर्ताओं और व्यक्तियों
व्यक्तियों, ब्रैकेट्स में इसको व्यक्तियों का तात्पर्य इन्होंने बताया है, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा गया है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव योजना प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। आत्मनिर्भर योजना 3 के तहत PM आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा। साथ ही 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में बिक्री में सुधार होगी। इसकी बात कर रहे हैं, ये वाजिब है। PM ये जो कह रहे हैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान 3 के तहत PM आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय की घोषणा की गई है, जिसमें 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा, यानी नए घर बनेंगे, और 18 लाख घर जो हैं उनका भी निर्माण किया जाएगा, जिससे ये बता रहे हैं कि 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और घर जब बनेंगे तो इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि निर्माण और संरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 to 10% से घटाकर 3% कर दिया है। इससे बीड टेंडरों के लिए बयाना राशि की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए की कर राहत की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद करेगा। गौरतलब है कि इस चरण के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में 2021 में PM गरीब कल्याण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई, जिसे भारतीय विकास सहायता योजना इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिए लिंकेज बैंक को जारी किया जाएगा। रक्षा उपकरणों इसमें रक्षा उपकरण के लिए भी ये लोग बात कर रहे हैं। रक्षा उपकरणों, बुनियादी औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिकी व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के टीका विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है। जो कम्युनिकेशन की लागत की बात कर रहे हैं वो अलग से है यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग आत्मनिर्भर भारत योजना फेज़ 2 की भी बात समझेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेज़ में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था। फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। LTC कैश वाउचर स्कीम, देखिए इसमें ये बात कह रहे हैं
कि इस योजना में गवर्नमेंट ने फेस्टिवल एडवांस स्कीम जारी की। फिर LTC कैश वाउचर स्कीम, इसमें है LTC कैश वाउचर स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 में लॉन्च की गई थी। इस योजना की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया। ठीक है जी, ये सुधार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25,000 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं। देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3621 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 के अंतर्गत। यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में क्या क्या प्रावधान थे। इसमें था 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस फेज में 1 नेशन 1 कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, यह योजना का शुभारंभ आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में किया गया था और जिसका जो लॉन्च किया गया था 2020 में। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 से लॉन्च किया गया था। अब तक 28 राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज में 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे। दूसरा स्कीम है PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना भी आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में लॉन्च किया गया था। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 13.78 लाख लोन्स स्ट्रीट वेंडर को वितरित लोन्स जो हैं ये स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए गए हैं, जो कि 1373.33 करोड़ रुपए के हैं। यह लोन 30 राज्यों में तथा 6 यूनियन टेरिटरीज में वितरित किए गए हैं। इसी में ध्यान रखेंगे, ये तीसरा स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 का किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 157.44 लाख किसानों को ध्यान रखेंगे 1,43,262 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया जा चुका है। किसके माध्यम से? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। इसी में चौथा ये देखेंगे, जो चौथा योजना है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना। इसमें ये बात करना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अब तक 1681.32 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है। नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसान के लिए इस योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट की बात करना है ECLGS 1। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए 61 लाख लोगों को कैशन किए जा चुके हैं, जिसमें 1.52 लाख करोड़ अब तक वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात करें, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। इस योजना के अंतर्गत अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक ने पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड़ रुपए अप्रूवल कर दिए हैं। नेक्स्ट की बात की जाए, इसमें स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC HFC। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट की बात की जाए, लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स। इस योजना के अंतर्गत अब तक 11 देखेंगे 1,18,273 करोड़ रुपए का लोन कैशन किया जा चुका है, यानी कैश किया जा चुका है, जिसमें 31,000
31,136 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। ये छोटे छोटे स्कीम थे। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये है क्या, और इसके कितने फेज हैं, यानी 3 फेज हैं, और तीनों फेजों में क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश किए। और यह ध्यान रखेंगे कि अगर मेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि आत्मनिर्भर भारत से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को दिखाते हुए इसका वर्णन करें, तो आप यहाँ से आंसर पिक कर सकते हैं। या प्री का भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो वहाँ भी इसके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए उसके नज़र से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसका ध्यान रखें और पढ़ें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो में डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।